नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दृढ़ निश्चय और प्रोत्साहनों के साथ किए गए सुधारों से विशेषकर गरीबों तथा मध्यम वर्ग का जीवन और कारोबार सुगम हुआ। केंद्र तथा राज्यों के बीच भागीदारी भी बढ़ी। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में वित्तीय संकट के बीच देश के राज्यों के 2020-21 में अतिरिक्त 1.06 लाख करोड़ रुपए जुटाने की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून को नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। कोविड टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश लागू किए जाने के दूसरे दिन 51 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गईं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.5% हुई। लगातार 40वें दिन स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या संक्रमित होने वाले नए मरीजों से अधिक। केंद्र ने स्पष्ट किया, प्रत्यक्ष खरीद के तहत राज्यों को 21 जून से पहले कोविड रोधी टीकों की पूरी आपूर्ति की गई। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण ने जेट एयरवेज की सुधार योजना को मंजूरी दी। नागर विमानन महानिदेशालय और विमानन मंत्रालय को 90 दिन में स्लॉट आवंटित करने को कहा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी के लिए समय सीमा में संशोधन किया। बोली की निर्धारित तिथि बढ़ाकर 8 जुलाई की। और क्रिकेट में भारत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 5वें दिन न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 194 रन बनाए। और यूरो कप फुटबॉल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला चेक रिपब्लिक से और क्रोएशिया का स्कॉटलैंड से सामना होगा। समाचार संध्या में विशाल शर्मा के साथ मैं लवलीन निगम। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। आपसे अपील है कि कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं। कोरोना महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि दुनिया भर में वित्तीय संकट के बावजूद भारत के राज्य 2020-21 में काफी अधिक कर्ज ले सके। लिंक्डइन पर पोस्ट में उन्होंने कहा कि राज्यों ने 2020-21 में अतिरिक्त 1,06,000 करोड़ रुपए जुटाए। श्री मोदी ने कहा कि केंद्र राज्य भागीदारी के दृष्टिकोण से संसाधनों की उपलब्धता में ये महत्वपूर्ण वृद्धि संभव हुई। आत्मनिर्भर भारत पैकेज के तहत मई 2020 में सरकार ने घोषणा की थी कि राज्य 2020-21 के लिए अधिक उधार ले सकेंगे। श्री मोदी ने कहा कि राज्यों को अपने सकल घरेलू उत्पाद के अतिरिक्त 2% जुटाने की अनुमति दी गई थी, जिनमें से 1% निश्चित आर्थिक सुधारों को लागू करने की शर्त पर आधारित था। उन्होंने कहा कि ऐसा माना जा रहा था कि अतिरिक्त धन जुटाने के लिए राज्यों को प्रगतिशील नीतियां अपनाने की प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने कहा कि इस पहल का परिणाम न सिर्फ उत्साहजनक रहा, बल्कि ये उस धारणा के भी विपरीत है कि ठोस आर्थिक नीतियां अपनाने के लिए धन जुटाने वालों की संख्या कम होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अतिरिक्त उधार लेने से संबद्ध 4 सुधारों की 2 विशेषताएं हैं। पहली विशेषता ये है कि प्रत्येक सुधार जनता और खासतौर पर गरीबों, वंचित वर्ग और मध्यम वर्ग का जीवन सुगम बनाने से संबंधित है। दूसरी विशेषता ये है कि ये सुधार राजकोषीय स्थिरता को प्रोत्साहित करते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड नीति के तहत पहले सुधार के लिए राज्य सरकारों को ये सुनिश्चित करना आवश्यक है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राज्य में सभी राशन कार्ड परिवार के सभी सदस्यों के आधार नंबर से जोड़े जाएं। ये भी आवश्यक है कि उचित दर की सभी दुकानों में इलेक्ट्रॉनिक बिक्री उपकरण हो। उन्होंने कहा कि दूसरे सुधार का उद्देश्य कारोबार को ज्यादा सुगम बनाना है। इसके लिए राज्यों को ये सुनिश्चित करना होगा कि 7 अधिनियमों के तहत कारोबार संबंधी लाइसेंस का नवीकरण ऑटोमेटिक, ऑनलाइन और मामूली फीस के भुगतान से हो जाए।
प्रधानमंत्री ने कहा कि तीसरे सुधार के लिए राज्यों को शहरी क्षेत्रों में संपत्ति के लेन देन और मौजूदा लागत के लिए स्टैम्प शुल्क संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप संपत्ति कर, जल कर और सीवेज शुल्क की मूल दरें अधिसूचित करना आवश्यक है। चौथा सुधार किसानों को निःशुल्क बिजली आपूर्ति के स्थान पर प्रत्यक्ष लाभ अंतरण की शुरुआत करना है। कुल मिलाकर 23 राज्यों ने 1,06,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त उधार लिया, जबकि 2,14,000 करोड़ रुपए का उधार देने की गुंजाइश थी। इसके परिणाम स्वरूप राज्यों को 2020-21 के लिए उनके सकल घरेलू उत्पाद के 4.5% तक कुल उधार लेने की अनुमति दी गई। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन ने कहा है कि वे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से 24 जून को नई दिल्ली में बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेंगे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष डॉ फारूक अब्दुल्ला ने श्रीनगर में पत्रकारों से बातचीत में कहा कि इस बैठक में वो जम्मू कश्मीर और लद्दाख के लोगों की आकांक्षाओं का प्रतिनिधित्व करेंगे। वजीर आजम की तरफ से दावतनामा आया है और हम उस दावतनामे में जाने वाले हैं। वहाँ पे हमें उम्मीद है कि हम अपने जो मौक़िफ़ है उसको वहाँ पे वजीर आजम साहब और होम मिनिस्टर साहब के सामने रखें। उन्होंने कहा कि गुपकार के नेताओं ने केंद्र सरकार के समक्ष अपनी बात रखने के लिए बैठक में हिस्सा लेने का फैसला किया है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। If you had ever wished to fly, if your destination is sky, and if you feel proud of blue uniform, then join Indian Air Force. Registration starts from 1st June 2021. To apply online, log on to careerindianairforce.cdac.in. समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड मरीजों की दैनिक संख्या निरंतर कम हो रही है और संक्रमण से स्वस्थ होने की दर बढ़ रही है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने आज शाम नई दिल्ली में संवाददाता सम्मेलन में कहा कि 7 मई को सबसे अधिक लगभग 4,14,000 लोगों में संक्रमण के बाद संक्रमित लोगों की दैनिक संख्या निरंतर कम हो रही है। 7 मई को हमने देखा था कि जो डेली नए केसेस देश में आते थे उन्होंने एक पीक को छुआ था। 4,14,000 से अधिक केस उस दिन आए थे। उसके बाद से निरंतर एक गिरावट हम देख रहे हैं और ये लगभग 90% की हो गई है अगर हम पीक से गणना करें। और पिछले 24 घंटों में 42,640 नए केस आए। श्री भूषण ने बताया कि 4 मई तक देश के 531 जिलों में रोजाना 100 से अधिक लोग संक्रमित हो रहे थे। अब ऐसे जिलों की संख्या घटकर 135 रह गई है। उन्होंने कहा कि 10 मई तक देश में उपचाराधीन कोविड मरीजों की संख्या 37 लाख थी। इसके बाद ये संख्या निरंतर कम होती रही। कुल एक्टिव केसेस की संख्या में भी गिरावट आई है। अब देश में केवल 6,62,521 एक्टिव केसेस हैं। ये डिक्लाइन जिस दिन देश में 37 लाख से ज्यादा एक्टिव केसेस थे उसकी तुलना में ये 82% की गिरावट है। रिकवरी रेट भी देश में बढ़ रहा है। इस समय 96.5% है। जब हमने पीक को देखा था उस समय 81% रिकवरी रेट था। एक प्रश्न के उत्तर में स्वास्थ्य सचिव ने कहा कि भारत सहित 80 देशों में कोरोना वायरस का डेल्टा वेरिएंट पाया गया है। डेल्टा वेरिएंट दुनिया के 80 देशों में है, भारत में भी है। डेल्टा प्लस अभी 9 देशों में पाया गया है। ये देश हैं यूएसए, यूके, पुर्तगाल, स्विट्जरलैंड, जापान, पोलैंड, नेपाल, चाइना और रशिया। भारत भी है। भारत में इसके 22 मामले अभी तक मिले। वो रत्नागिरी और जलगांव 2 जिले हैं महाराष्ट्र के, वहां हैं और 22 में से 16 मामले यहाँ हैं इन 2 जिलों में और कुछ छुटपुट मामले हैं केरल में हैं और मध्य प्रदेश में। नीति आयोग में स्वास्थ्य मामलों के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल ने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में कोविड टीकाकरण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। जो कल वैक्सीन लगे उसमें से 63.7% 64% लगभग हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में लगे और 36% जो है वो अर्बन एरियाज में लगे। जो हमारे देश में रूरल अर्बन पॉपुलेशन का डिवीजन है लगभग उसी के अनुरूप है। ये हमारे 71% सेंट्रल रूरल एरियाज में रहे हैं। आधे से ज्यादा जो टीके लगते रहे हैं पिछले कुछ हफ्तों में वो भी रूरल एरियाज में लगते हैं।
डॉक्टर पॉल ने कहा कि कल जिन्हें कोविड टीके लगाए गए उनमें महिलाएं कम और पुरुष अधिक हैं। डॉक्टर पॉल ने कहा कि सरकार को ये असंतुलन दूर करने के लिए काम करना होगा और अधिक से अधिक महिलाओं को टीके लगवाने के लिए जागरूक करना चाहिए। उन्होंने कहा कि पिछले कुछ सप्ताह में 50% से अधिक टीके ग्रामीण क्षेत्रों में लगाए गए, जिससे ये स्पष्ट है कि ग्रामीण क्षेत्रों में टीकाकरण का दायरा बढ़ाना संभव है। उन्होंने विश्वास व्यक्त किया कि ग्रामीण क्षेत्रों में सबको टीके लगाना सरकार के लिए पूरी तरह संभव है। भारत ने 29 करोड़ 10 लाख से अधिक कोविड टीके लगाकर एक और महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल कर ली है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि कोविड टीकाकरण के संशोधित दिशा निर्देशों के लागू होने के दूसरे दिन अब तक 51 लाख से अधिक टीके लगाए गए हैं। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा है कि जिस दिन देश में कोविड टीके की 86 लाख से अधिक खुराकें लोगों को दी गई, तब दिल्ली में केवल 76,289 कोविड टीके लगाए जा सके, जबकि राज्य के पास 11 लाख खुराकें मौजूद थीं। कई ट्वीट के माध्यम से स्वास्थ्य मंत्री ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा टीकाकरण के मुद्दे पर राजनीति करने के लिए उनकी आलोचना की। डॉक्टर हर्षवर्धन ने आरोप लगाया कि श्री केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के नेता दोषारोपण करने के साथ ही दूसरों के काम का खुद श्रेय ले रहे हैं। केंद्र सरकार ने सुनिश्चित किया था कि प्रत्यक्ष राज्य खरीद के तहत कोविड वैक्सीन की पूरी आपूर्ति 21 जून से पहले संबंधित राज्य को उपलब्ध करा दी जाए। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय का यह स्पष्टीकरण उन खबरों के बाद आया है जिनमें आरोप लगाया गया था कि निःशुल्क कोविड टीकाकरण अभियान के बीच दिल्ली सरकार को 18 से 44 वर्ष के उम्र के लोगों के लिए निःशुल्क वैक्सीन की आपूर्ति नहीं की गई। मंत्रालय ने कहा कि राज्यों की खरीद के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली को प्रत्यक्ष राज्य खरीद के तहत वैक्सीन निर्माताओं ने 21 जून से पहले 5,60,000 वैक्सीन की आपूर्ति की थी। इसके अलावा केंद्र सरकार की खरीद के तहत दिल्ली को 8,80,000 वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध कराई गई। इस महीने के आखिर तक और वैक्सीन भी उपलब्ध कराई जानी है। आज दिल्ली के पास 9,90,000 वैक्सीन उपलब्ध हैं, जिनका उपयोग नहीं किया गया है। टीकाकरण से संबद्ध राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह के अध्यक्ष डॉक्टर एनके अरोड़ा ने कहा है कि देश में एक दिन में 1 करोड़ 25 लाख टीके लगाने की क्षमता है। कल 86 लाख कोविड टीके लगाने की महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की गई है। दूरदर्शन समाचार के साथ बातचीत में डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि हर दिन कम से कम 1 करोड़ टीके लगाने का लक्ष्य है। निजी क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन से विशेष लक्ष्य हासिल किया जा सकता है और कल नए दिशा निर्देशों के लागू होने के बाद बड़ी संख्या में लगे टीकों से ये बात सिद्ध हो गई है। एनटीएजीआई के अध्यक्ष डॉक्टर अरोड़ा ने टीकों के बारे में अफवाहों और भ्रांतियों से बचने के लिए जन भागीदारी से लोगों को जागरूक करने पर जोर दिया। लोगों को बढ़ चढ़ के सब कुछ आपके सामने है, लेकिन आखिर में तो जनता को आना है आगे और टीका लगवाना है। तो जन भागीदारी और जन जागरण और एक अभियान चलाने की जरूरत है कि जहां पर इस समय अफवाहें फैली जाती हैं, गलत इन्फॉर्मेशन होती है, लोगों के मन में एक अजीब किस्म का डर होता है जिसका कोई एक अस्तित्व नहीं है, लेकिन उनके मन में डर लगा होता है। तो उन सबको दूर करने की जरूरत है और उसके लिए भी ऑलरेडी तैयारी हुई है, कार्यक्रम पूरा शुरू किया गया है। कोविशील्ड वैक्सीन की खुराकों के बीच अंतराल के बारे में डॉक्टर अरोड़ा ने कहा कि फिलहाल अंतराल में बदलाव करने की जरूरत नहीं है। एक नेशनल वैक्सीन ट्रैकिंग सिस्टम और या प्लेटफॉर्म बनाया गया है और उसमें देखा जा रहा है कि जो वैक्सीन्स हैं उनका क्या प्रभाव है, वैक्सीन जिनके 2 डोजेस के बीच में इंटरवल है उनका क्या प्रभाव है, साथ ही साथ देश के डिफरेंट हिस्सों में वैक्सीन का क्या प्रभाव है, वेरिएंट्स का क्या प्रभाव है, ये सारा का सारा बिल्कुल एक तरीके से रियल टाइम में इनका इवैल्यूएशन किया जा रहा है। फिलहाल ऐसा कोई सोच नहीं है कि इस बारे में कुछ ज्यादा कोई अंतर करने की जरूरत नहीं है। कोविड टीका कोवैक्सीन बनाने वाली कंपनी भारत बायोटेक ने भारतीय औषध महानियंत्रक डीसीजीआई को टीके के तीसरे चरण के परीक्षणों का डाटा सौंप दिया है। कोवैक्सीन को जनवरी में डीसीजीआई द्वारा ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी की एस्ट्राजेनेका वैक्सीन के साथ मंजूरी दी गई थी। एस्ट्राजेनेका वैक्सीन पुणे स्थित सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कोविशील्ड के नाम से बना रही है। रूस के टीके स्पुतनिक वी को भी अप्रैल में आपात उपयोग के लिए मंजूरी दी गई थी। झारखंड में कोविड-19 वेरिएंट से सबसे अधिक प्रभावित 5 जिलों से एकत्रित 328 नमूनों में से 62% से अधिक को जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज भुवनेश्वर को भेजा गया था।
इन नमूनों में कोविड-19 वायरस का डेल्टा प्लस स्वरूप के म्यूटेंट स्ट्रेन से पता चला है। इन नमूनों में कोविड-19 वेरिएंट अल्फा, कप्पा भी पाए गए हैं। झारखंड के 5 सबसे अधिक प्रभावित जिलों रांची, जमशेदपुर, धनबाद, हजारीबाग और पलामू से कोविड-19 परीक्षण के लिए एकत्रित किए गए लगभग 90% नमूनों में डेल्टा प्लस, अल्फा और कप्पा वेरिएंट के कोविड-19 वायरस के नए स्ट्रेन जांच परिणामों में पाए गए हैं। रिम्स अस्पताल में कोविड टास्क फोर्स के संयोजक डॉक्टर प्रभात कुमार ने कहा है कि दूसरी लहर में कोविड-19 वायरस के डेल्टा वेरिएंट के परिणाम स्वरूप 2 महीने की अवधि में राज्य में लगभग 2,900 मौतें हुई और जल्द ही राज्य के तीसरी लहर की चपेट में आने की संभावना बढ़ गई है। आज राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में म्यूकोरमाइकोसिस को महामारी घोषित करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। शिल्पी, आकाशवाणी समाचार, रांची। महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने कहा है कि राज्य में डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामलों का पता चला है। कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए श्री टोपे ने कहा कि इनमें से 9 रत्नागिरी, 7 जलगांव, 2 मुंबई और एक मामला ठाणे, पालघर और सिंधुदुर्ग जिले का है। श्री टोपे ने बताया कि महाराष्ट्र सरकार ने जीनोम अनुक्रमण के बारे में निर्णय लिया और इसके आधार पर 15 मई से राज्य के प्रत्येक जिले से 100 नमूने एकत्रित किए गए। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक 7,500 से अधिक नमूने इकट्ठे किए गए हैं। श्री टोपे ने इस बात की पुष्टि की कि इकट्ठे किए गए नमूनों से डेल्टा प्लस वेरिएंट के 21 मामलों का पता चला था। ओडिशा में कोविड संक्रमण की दर लगातार दूसरे दिन 5% से नीचे दर्ज की गई। कल संक्रमण से हुई 38 मौतों को मिलाकर अब तक वहां 3,671 लोगों की जान गई है। केरल में कोविड संक्रमण के मामले लगातार घटने के साथ ही राज्य सरकार ने कहा है कि बृहस्पतिवार से प्रतिबंधों में कुछ और छूट दी जाएगी। मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने कहा कि राज्य सरकार कॉलेजों को जल्द ही खोलने के पक्ष में है और मेडिकल छात्रों की नियमित कक्षाएं 1 जुलाई से शुरू हो जाएंगी। उन्होंने कहा कि संक्रमण की संभावित तीसरी लहर को देखते हुए लोगों को पूरा एहतियात बरतनी चाहिए। राज्य में आज 12,617 नए मरीज मिले तथा 141 लोगों की मौत भी हुई। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दृढ़ निश्चय और प्रोत्साहनों के साथ किए गए सुधारों से विशेषकर गरीबों तथा मध्यम वर्ग का जीवन और कारोबार सुगम हुआ। केंद्र तथा राज्यों के बीच भागीदारी भी बढ़ी। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में वित्तीय संकट के बीच देश के राज्यों के 2020-21 में अतिरिक्त 1.06 लाख करोड़ रुपए जुटाने की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून को नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। कोविड टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश लागू किए जाने के दूसरे दिन 51 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गईं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.5% हुई। लगातार 40वें दिन स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या संक्रमित होने वाले नए मरीजों से अधिक। केंद्र ने स्पष्ट किया, प्रत्यक्ष खरीद के तहत राज्यों को 21 जून से पहले कोविड रोधी टीकों की पूरी आपूर्ति की गई। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण ने जेट एयरवेज की सुधार योजना को मंजूरी दी। नागर विमानन महानिदेशालय और विमानन मंत्रालय को 90 दिन में स्लॉट आवंटित करने को कहा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी के लिए समय सीमा में संशोधन किया। बोली की निर्धारित तिथि बढ़ाकर 8 जुलाई की। और क्रिकेट में भारत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 5वें दिन न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 211 रन बनाए। और यूरो कप फुटबॉल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला चेक रिपब्लिक से और क्रोएशिया का सामना स्कॉटलैंड से होगा। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515।
राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण ने जेट एयरवेज की पुनरुद्धार योजना को मंजूरी दे दी है। लंदन स्थित कॉलरॉक कैपिटल और संयुक्त अरब अमारात स्थित कारोबारी मुरारी लाल जालान के कंसोर्टियम ने ये योजना पेश की है। अधिकरण ने कर्ज में फंसी जेट एयरवेज को स्लॉट आवंटित करने के लिए नागरिक उड्डयन महानिदेशालय और नागर विमानन मंत्रालय को 90 दिन का समय दिया है। कॉलरॉक जालान कंसोर्टियम ने बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कर्मचारियों को अगले 5 वर्ष में 12 अरब रुपये के भुगतान का प्रस्ताव किया है। इन कंसोर्टियम में 30 विमानों के साथ फुल सर्विस एयरलाइन के रूप में जेट एयरवेज को स्थापित करने की योजना बनाई है। नागर विमानन मंत्रालय ने तर्क दिया था कि ये एयरलाइन अतीत के आधार पर स्लॉट का दावा नहीं कर सकती। नागरिक उड्डयन विनियामक स्लॉट के आवंटन के बारे में अंतिम निर्णय लेगा। अप्रैल 2019 में जेट एयरवेज के ठप होने के बाद उसका स्लॉट अन्य एयरलाइंस को आवंटित कर दिया गया था। जनाब मोहम्मद अजमल और पी नल्ला सेनापति की 2 सदस्यों की पीठ ने इससे पहले सभी पक्षों की सुनवाई के बाद आदेश सुरक्षित रखा था। पिछले 9 महीने में जेट एयरवेज के शेयरों में 270% से अधिक उछाल आया है। कोयला मंत्रालय ने आज कोयला खदानों की नीलामी की समय सीमा में संशोधन के बारे में नोटिस जारी कर दिया। मंत्रालय ने कहा है कि इस वर्ष 25 मार्च को निविदा आमंत्रण नोटिस के क्रम में बोली लगाने वालों के पंजीकरण और निविदा दस्तावेजों की बिक्री की अंतिम तिथि और बोली की तिथि को संशोधित किया गया है। बोली की तिथि 8 जुलाई तक बढ़ा दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो कुछ वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री बृहस्पतिवार को टॉयकाथॉन 2021 के प्रतिभागियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत करेंगे। टॉयकाथॉन 2021 का उद्देश्य भारत में खिलौना उद्योग को बढ़ावा देना है। इस साल 5 जनवरी को शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग मंत्रालय, DPIIT, वस्त्र मंत्रालय, सूचना और प्रसारण मंत्रालय तथा AICTE ने संयुक्त रूप से टॉयकाथॉन 2021 की शुरुआत की थी। देश भर से लगभग 1,20,000 प्रतिभागियों ने टॉयकाथॉन 2020-21 के लिए 1700 से अधिक विचार प्रस्तुत किए। इनमें से 1,567 विचारों को आज से 24 जून तक आयोजित होने वाले 3 दिवसीय ऑनलाइन टॉयकाथॉन ग्रैंड फिनाले के लिए चुना गया है। महिला और बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और शिक्षा राज्य मंत्री संजय धोत्रे ने आज टॉयकाथॉन 2021 के ग्रैंड फिनाले का वर्चुअल माध्यम से उद्घाटन किया। टॉयकाथॉन 2021 का आयोजन शिक्षा मंत्रालय 5 अन्य मंत्रालयों के सहयोग से संयुक्त रूप से कर रहा है। इस अवसर पर श्रीमती ईरानी ने इस क्षण को ऐतिहासिक बताया जब देश का पहला खिलौना हैकाथॉन दुनिया को समर्पित किया जा रहा है। श्रीमती ईरानी ने टॉयकाथॉन 2021 में विचार प्रस्तुत करने वाली 1,77,049 व्यक्तिगत टीमों को बधाई दी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने आज 5 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे और 17 एक्सेस नियंत्रित ग्रीनफील्ड राष्ट्रीय राजमार्गों से संबंधित ठेकों, बोली और निर्माण पूर्व गतिविधियों की स्थिति की समीक्षा की। ये एक्सप्रेस वे और राजमार्ग मंत्रालय के प्रमुख कार्यक्रम भारतमाला परियोजना चरण 1 के तहत बनाए जा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय ने भारतीय तटरक्षक बल के लिए 2 प्रदूषण नियंत्रण जलपोतों के निर्माण के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। मंत्रालय ने कहा कि ये निर्माण लगभग 583 करोड़ रुपए की लागत से किया जाएगा। इस समझौते से समुद्र में तेल रिसाव जैसी आपदाओं से निपटने में भारतीय तटरक्षक बल की क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी और प्रदूषण से निपटने में मदद मिलेगी। साउथैम्पटन में भारत और न्यूजीलैंड के बीच विश्व टेस्ट क्रिकेट चैंपियनशिप फाइनल में 5वें दिन न्यूजीलैंड ने ताजा समाचार मिलने तक 7 विकेट पर 220 रन बना लिए हैं। भारत ने पहली पारी में 217 रन बनाए थे। फाइनल मैच के लिए कल का दिन रिजर्व रखा गया है।
यूरो कप 2020 फुटबॉल चैंपियनशिप में आज ग्रुप डी में 2 मुकाबले खेले जाएंगे। लंदन में इंग्लैंड का मुकाबला चेक गणराज्य से, जबकि ग्लासगो में क्रोएशिया का सामना स्कॉटलैंड से होगा। ग्रुप में चेक गणराज्य पहले और इंग्लैंड दूसरे स्थान पर बने हुए हैं। दोनों के 4-4 अंक हैं, जबकि क्रोएशिया तीसरे और स्कॉटलैंड चौथे स्थान पर है। खेलों के महाकुंभ टोक्यो ओलंपिक में अब 30 दिन रह गए हैं। आकाशवाणी से जारी विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन की। आज बात तमिलनाडु में पैदा हुई भारतीय महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन की, जिन्होंने अपनी निशानेबाजी की यात्रा शम्सकार धाम शूटिंग रेंज से शुरू की और इसके बाद उन्होंने गगन नारंग एकेडमी में अपने खेल को निखारा। रियो डी जेनेरो में 2019 ISSF 10 मीटर एयर राइफल विश्व कप में उन्होंने पहला स्थान हासिल किया था। I won my first senior World Cup medal at Rio 2019 and I won my second World Cup finals medal in Putian 2019. So after winning that Putian gold medal, I became the world number 1 and we were awarded with the Golden Target Award by the International Shooting Sports Federation. इलावेनिल के पदकों की शुरुआत 2018 से शुरू हो गई थी, जब इन्होंने जूनियर विश्व कप में स्वर्ण पदक अपने नाम किया और 2019 में विश्वविद्यालय खेलों में रजत पदक जीता। पदकों की रफ्तार यही नहीं थमी। 2019 में सोहेल में हुए जूनियर विश्व कप में भी इन्होंने स्वर्ण पदक पर कब्जा जमाया। 2020 ओलंपिक खेलों में भाग लेने और पदक जीतने की उम्मीदों पर इलावेनिल कहती हैं, Every athlete wants to own a tricolored jacket. The biggest gift any athlete can get is to get to represent their country, and I think I'm very much privileged in that I get to do it. इलावेनिल ने ताइपे में एशियन एयरगन चैंपियनशिप में 10 मीटर एयर पिस्टल में सीनियर वर्ग में स्वर्ण पदक हासिल किया था। 21 वर्षीय महिला निशानेबाज इलावेनिल वेलारिवन से अब ओलंपिक में रिकॉर्ड और पदकों की उम्मीद है। Participating in Olympic Games itself is an achievement. अब इंतजार रहेगा कि निशानेबाज वेलारिवन टोक्यो ओलंपिक में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें और भारत के लिए स्वर्ण पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाएं। नवीन सक्सेना, स्पोर्ट्स डेस्क। और अब आर्थिक जगत की खबरों के साथ हैं मनोज पाठक। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का सेंसेक्स आज 14 अंक बढ़कर 52,589 पर बंद हुआ। उधर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी 26 अंक बढ़कर 15,773 दर्ज हुआ। अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में $1 की तुलना में रुपया 26 पैसे कमजोर होकर ₹74.37 के स्तर पर आ गया और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत $74.40 प्रति बैरल के आसपास बनी रही। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, दृढ़ निश्चय और प्रोत्साहनों के साथ किए गए सुधारों से विशेषकर गरीबों तथा मध्यम वर्ग का जीवन और कारोबार सुगम हुआ। केंद्र तथा राज्यों के बीच भागीदारी भी बढ़ी। प्रधानमंत्री ने दुनिया भर में वित्तीय संकट के बीच देश के राज्यों के 2020-21 में अतिरिक्त 1.06 लाख करोड़ रुपए जुटाने की प्रशंसा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 24 जून को नई दिल्ली में बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती शामिल होंगे। कोविड टीकाकरण के लिए संशोधित दिशा निर्देश लागू किए जाने के दूसरे दिन 51 लाख से अधिक वैक्सीन डोज दी गईं। कोविड से स्वस्थ होने की दर 96.5% हुई। लगातार 40वें दिन स्वस्थ होने वालों की दैनिक संख्या संक्रमित होने वाले नए मरीजों से अधिक। केंद्र ने स्पष्ट किया, प्रत्यक्ष खरीद के तहत राज्यों को 21 जून से पहले कोविड रोधी टीकों की पूरी आपूर्ति की गई। राष्ट्रीय कंपनी कानून अधिकरण ने जेट एयरवेज की सुधार योजना को मंजूरी दी। नागर विमानन महानिदेशालय और विमानन मंत्रालय को 90 दिन में स्लॉट आवंटित करने को कहा। कोयला मंत्रालय ने कोयला खदानों की नीलामी के लिए समय सीमा में संशोधन किया। बोली की निर्धारित तिथि बढ़ाकर 8 जुलाई की। क्रिकेट में भारत के साथ विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में 5वें दिन न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में ताजा समाचार मिलने तक 8 विकेट पर 221 रन बनाए। और यूरो कप फुटबॉल में आज रात इंग्लैंड का मुकाबला चेक रिपब्लिक से और क्रोएशिया का सामना स्कॉटलैंड से होगा। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।